तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। तो ये क्लास आप देख रहे हो, इसका मतलब मैं इतना मान सकता हूँ कि आपने फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल किया है, उस पर रजिस्ट्रेशन किया है और तब जाके आप डेमो क्लास में एक्सेस आपको मिला और आप ये चीज़ देख रहे हैं। तो आपका जो सफ़र है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का, तो उसमें ये समझो कि जो भीड़ थी उससे 20% को तो आपने यहीं ऐप इंस्टॉल करके ही हटा दिया है। और आप इस क्लास तक आए हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में मतलब कॉन्फिडेंस है, आपकी तीव्र इच्छा है, आपकी डिजायर है कि मैं भी कृषि पर्यवेक्षक बनूं, तो बहुत सही जगह है वो, आप भरोसा कर सकते हो। क्योंकि भरोसे का दूसरा नाम फार्मर्स लव, हम मार्केट में ऐसे ही नहीं आ गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब 1 लाख बच्चों का भरोसा हमने जीता है उसके बाद ये मिला है। और फिलहाल में अभी 2 लाख से अधिक बच्चे हमारे पास हैं। तो अभी हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारे बेच चल रहे हैं, कोई 999 में दे रहा है, कोई 9,099 में दे रहा है। दैट्स नॉट मैटर, ठीक है, कौन क्या कर रहा है अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना गोल क्या है, ये बेच सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस के लिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं पिछले 5 साल से और इधर उधर भटक रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण, या जो नए नए मार्केट में मछलियां आ रही है उनके कारण, कुछ भी XYZ हो सकता है। उन सबको अभी अपन गोली मारते हैं। अपना काम एक ही रहेगा कि मार्च में अपना पेपर है, अभी फॉर्म वगैरह नहीं लगे हैं, तो फॉर्म जब आए उससे पहले अपनी इतनी प्रिपरेशन हो कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चूज किया है हमें, तो हम आपके भरोसे पे खरा उतरेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। तो देखो, कृषि पर्यवेक्षक में थोड़ा सा मैं जनरल इंट्रो देता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो सबसे हार्ड टॉपिक्स अगर अपन देखें ना सिलेबस में, तो एग्रोनॉमी में अपन एक तो अपनी जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, मृदाएं, क्योंकि मृदा का टॉपिक मैंने डेमो क्लास में नहन लाल जी सर जो हैं, जो आपकी 2 डेमो क्लास ले चुके हैं। एक सौभाग्य की बात है कि जब मैं जेट वगैरह की तैयारी करता था तो मेरे भी वो गुरु रहे हैं, और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनका भी उसमें हाथ है, उनकी भी मेहनत है, उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप भी एक दिन बहुत अच्छी जगह खड़े होंगे। तो देखो, एग्रीकल्चर में सबसे अगर हार्ड टॉपिक्स की मैं बात करूँ, तो एग्रोनॉमी की बात करूँ, एग्रीकल्चर एक बार थोड़ा सा समझना, एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान। क्या होता है कृषि विज्ञान? तो अपने बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है, देखो पढ़ सब रहे हैं, पढ़ा सब रहे हैं, मैटर भी सबके पास में है। तो फिर आप पूछोगे भैया आप क्या अलग कर रहे हो। हम उसको वे ऑफ जो है हमारा करने का तरीका वो थोड़ा अलग है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, तो देखो 2 लैटिन भाषा के शब्दों से बना हुआ है, 2 लैटिन भाषा के शब्दों से बना हुआ है। पहला है एगार, AGAR, ठीक है। दूसरा है CULTURA, कल्चरा। तो ये जो कल्चरा शब्द है, जिनके पीछे लेटिन आता है, वो 99 एग्रीकल्चर के होते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल जीरो से, पर मजा आएगा देखना, रटेंगे नहीं अपन, समझेंगे चीजों को। क्योंकि आजकल जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे पहले 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, एक ही बुक से उठा के 40-40 क्वेश्चन आ जाते थे। आजकल आ रहा है कि इनको मैच कीजिए, जोड़े बनाइए, नहीं है क्यों है ऐसे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही आप सोल्व कर पाओगे। अगर आपको लगता है 1 लाइनर पढ़ के मैं ऑब्जेक्टिव लगा के ही सुपरवाइजर बन जाऊं, तो बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो शब्द है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर प्लस कल्चरा, जिनके पीछे कल्चर आता है। 99 लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट करना, ग्रो करना या उगाना। ठीक है, किसी चीज को उगाना, ग्रो करना या वो करना। जो पहला ही शब्द है इसका, उस पहले शब्द का अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो इस शब्द का अर्थ निकलता है बेटा मृदा। क्या निकलता है? मृदा, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोइल, या फिर क्या कहते हैं? लैंड, या फिर क्या कहते हैं? फ्लोर, फर्श, या फिर क्या कह सकते हैं अपन? माँ, धरती माँ। ठीक है, तो इसके पहला, जब एग्रीकल्चर में अभी सुपरवाइजर की चालू कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नाम ही वो है, तो एग्रीकल्चर शब्द को जब मैंने डिफाइन किया तो 2 शब्द निकल के आए। पहला मेरे पास निकल के आया क्या? मृदा। और दूसरा क्या आया? उगाना, मृदा पर उगाना। अब इसका मतलब कुछ ऐसे महानुभव भी होंगे, ये भी बता देते हैं, ये भी निकाल लेते हैं कि सिर्फ फसल उगाना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। नहीं, एग्रीकल्चर क्या है? एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज, बहुत बहुवैकल्पिक एक शब्द है। इतना भारी शब्द, अगर इसको मैं डिफाइन करने बैठूंगा ना अभी, तो सुबह हो जाएगी। एग्रीकल्चर शब्द इतनी ताकत रखता है अकेला। ठीक है, देश में भी, अपने जीवन में भी, और किताबों में भी। ठीक है, तो देखो कैसे। अब पहला ही शब्द जब हमने देखा मृदा आता है, तो मृदा के बिना जब एग्रीकल्चर ले लिया, किसी को अगर धूल माटी से नफरत होना तो वो भी छोड़ देना, क्योंकि शब्द का पहला अक्षर, और पहला अक्षर का मतलब ही क्या है? माटी है। तो इससे तो आपको लगाव रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने डेमो क्लास में सबसे पहले सोइल साइंस की क्लास करवाई थी, और इसमें भी जो सबसे हार्ड टॉपिक है, लवणीय क्षारीय मृदाएं, उनकी क्लास की थी, और सबसे हार्ड टॉपिक को सबसे ईजी वे में हमने समझाया है।
तो कहीं पे आपको हमारी क्वालिटी पर उस पर शक करने की तो जरूरत है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। इतने भरोसे की तैयारी के साथ हम आए। तो पहला शब्द हो गया सोइल, दूसरा हो गया उगाना। अब सोइल पे उगाना समझना इस चीज को, केवल फसल को उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं कहलाता। फिर एक शब्द और आता है कि सोइल पर अपन उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं बेटा, फसल उगा रहे हैं। अब आपने जो बेच ले रखे हैं, क्लास देख रहे हैं, उनमें से कितना फसल, मतलब क्रॉप, क्या कह सकता हूँ मैं, CROP, क्रॉप। अब मेरे को कोई बताएगा कि फसल या क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको, बहुत कम लोगों को आती है, जिन्होंने मेरी पहले सेशंस लिए हैं उनको सबको आती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कहो मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ, कल को नौकरी लग गई, कोई ये कहे कि फसल किसे कहते हैं, तो आप ये क्या जवाब देंगे उसके? छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं अभी सिलेबस ही समझाऊंगा, बाकी ये जो 1.5 घंटा 2 घंटा सेशन रहेगा उसमें मैं कंप्लीट 99% सिलेबस करने वाला हूँ। ओवरव्यू आपको कि यार होता क्या है कृषि पर्यवेक्षक में, जो 60 नंबर आएंगे आपके, वो कहाँ कहाँ से आएंगे। 3 पोर्शन रहते हैं, 20, 20 एंड 20। 20 आपका रहता है बेटा एग्रोनॉमी का, AGRO, एग्रो, NOMY। 20 जो आपका रहता है वो रहता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। और जो 20 जो रहता है लेस, वो सबसे इजी पोर्शन जो आपका है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन किसका होता है? पशुपालन विज्ञान, ठीक है। बहुत छोटा, अगर अपन पढ़े ना, मैं कह रहा हूँ 20 क्लास करवाऊंगा, 20 में से 19 क्वेश्चन उनमें से आ जाएंगे। इतना ऑन कैमरा में कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तो मेहनत की है कंटेंट पे, हमने तैयार किया है खुद बैठ के रातों को, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पे फ्री डेमो क्लास नहीं दी हमने, ठीक है। 20 क्लास में से 19 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है ना। सबसे छोटा, और कुछ भी समझ रहे हैं, अब सब किसानों के बेटे हैं, हम गांव से हैं, माटी से जुड़े हुए हैं, और पहला शब्द ही माटी। अब मैं समझा रहा था ये चीज कि ये पोर्शन आता है, ठीक है। 20 इन 60 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं, कि अगले कुछ महीनों में आप हमारे साथ इस यात्रा में कहाँ कहाँ सफर करने वाले हो। फसल उगाना, तो पहला ही शब्द अपने पास आता है कि फसल किसे कहते हैं। व्हाट इज क्रॉप? पौधों का ऐसा समूह, प्लांट्स का। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी जगह थी उसमें 10 पौधे गेहूं के लग गए, मैं कह दिया भाई मेरे तो गेहूं की फसल लग रही है, नहीं। पौधों का ऐसा समूह, या फिर नेचुरल रूप से आपके जो गोचर भूमि है, खाली भूमि है, वहां पे कुछ पौधे उग गए, तो आप ये कह दो फोन करके कि दादा यहाँ पे तो फसल लग रही है, ऐसा नहीं होता है। फसल किसे कहते हैं, डेफिनेशन सुनना, कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में, किसी भी वे में, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने यूज के लिए, अपने यूटिलाइज करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। थोड़ा सा समझना, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में, ये खेत है, पौधों का, समान पौधों का ऐसा समूह, प्लांट्स का एक समूह है, जिसे क्या मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए, सपोज दैट मैंने वीट की क्रॉप लगा रखी है, गेहूं यहाँ पे लगा रखा है, अपने आप तो लगा नहीं, मैंने लगाया, मनुष्य हूं मैं, मैंने लगाया, और किसी न किसी रूप में मेरे यूज के लिए लगाया मैंने। तो हो सकता है गेहूं को मैं आटे के रूप में काम में लूँ, ठीक है, पिसवा के, मतलब भोजन के रूप में। हो सकता है मैं गेहूं के चारा जो है उसको पशुओं के चारे के रूप में लूँ। हो सकता है मैं इस गेहूं को बेच के मंडी में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल रूप से पैसे में यूज करूं। हो सकता है मैं इस गेहूं को कहीं और फैक्ट्री में दे रहा हूँ, बिस्किट टोस्ट ब्रेड बनाने के लिए दे रहा हूँ, है ना। कुछ भी किसी न किसी वे में फाइनली क्या बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, मनुष्य को मिल रहे हैं, मानव को मिल रहे हैं, उगाने वाले को मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे को पैसे की जरूरत हो, मैंने मंडी में बेच दिया, घर पे खाने के लिए रख लिया, गाय भैंसों के लिए बंटा बनवा लिया, या उनके लिए चारा ले लिया, कुछ भी किया XYZ, पर किसी न किसी रूप में मेरे उपयोग के लिए उगा रहा हूँ, तो उसको मैं फसल कहूंगा। दैट्स क्लियर, एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की, मैंने कहा इतना बड़ा शब्द है ये, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का है, बहुत बड़ा शब्द है। अब इसमें चीज समझना, एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, रटते हुए बहुत दिन हो गया आपको। अगर मैं पूछूं इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आप क्या देंगे? तो सुनिए, कृषि विज्ञान, या फिर मैं कह सकता हूं कि कृषि विज्ञान का एक रूप है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान और कला, आर्ट एंड साइंस दोनों का रूप है। एक कला भी है ये और एक साइंस भी है, ठीक है। अकेली साइंस ही नहीं है, कला भी है। जैसे कला कैसे है, कुछ अपन आपने देखा होगा, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर में जो अपने दादा ताऊ वो ही कर सकते हैं। जैसे रिंजगा जो होता है, अपन जब अपन सोविंग मेथड्स पढ़ेंगे तो उनमें पहला ही मेथड जो सबसे ओल्ड मेथड है और सबसे फेमस और सबसे ईजी मेथड है, वो पढ़ते हैं ब्रॉडकास्टिंग, छिटकवा विधि। तो आपने देखा होगा रिंजगा अगर अपन छिटक रहे हैं, कोई ऐसी फसल अपन जो छिटक के बुआई कर रहे हैं, तो वो हर कोई नहीं छिटक सकता, उसके लिए या तो किसी ताऊ को बुला के लाते हैं जिसको आता है छिटकना। वो एक कला भी है, हर किसी से एग्रीकल्चर भी नहीं होगी, हर कोई क्यारी विधि जो है सबसे पुरानी विधि है। जब इरिगेशन मेथड्स अपन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला ही आता है अपने चेक बेसिन क्यारी मेथड। तो जब क्यारी मेथड अपन पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कि जो धोरे मेड़ जो बनती है उन पे अपने को सिंचाई करनी होती है, वो हर किसी से नहीं होएगी। तो वो एक कला भी है और साइंस भी है, दोनों का रूप है। तो मैं 3-4 डेफिनेशन बताऊंगा जिससे कि आपको रटे नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, राइट, है ना।
क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन के बेटा आपको मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कि फील्ड में ही जाना है और ऐसे ही किसानों से, अपने परिवार लोगों से, उनसे ही माताफोड़ी करनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें बेसिक। तो एग्रीकल्चर की मैं डेफिनेशन देता हूँ कि कृषि विज्ञान एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। क्या है बेटा? व्यापक अर्थों वाला शब्द। व्यापक का मतलब मैं यहाँ ले सकता हूँ मल्टीपर्पज, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इसके। व्यापक अर्थों वाला शब्द जिसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं मनुष्य? क्या करता है? फसलों को उगाता है, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन। इसके अलावा फल उत्पादन, फल उत्पादन। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री लाइक। इसके अलावा डेयरी, इसी में आ गया डेयरी। इसके अलावा आपका मछली पालन, मछली पालन हो गया। सेरीकल्चर, मतलब जो सारी सम्मिलित क्रियाएं हैं, इसमें आपके उद्यानिकी पौधे भी आ गए, उद्यानिकी पौधे आ गए, औषधीय पौधे आ गए, मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो आ गए, इसमें सजावटी ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स है वो आ गए, आपके जो खुशबू वाले हैं मोगरा चमेली वो आ गए। उन सबको मिश्रित रूप से उगाता है और पशुओं को पाल रहा है। ये पूरा जो चक्कर बन रहा है वो एग्रीकल्चर कहला रहा है। समझना यहाँ से। अब फसल पे आ जाता हूँ मैं, वापस माटी पे आ जाता हूँ। सबसे पहले ये मेरी माटी हो गई, ये मेरा खेत हो गया, इसमें मैंने पौधों का एक समूह उगाया, उसको मैंने फसल बोल दिया। अभी यहाँ से जो गेहूं था वो मैंने खाने में काम में ले लिया। बचा जो भूसा चारा वो मैंने किसको खिलाया? मेरी भैंस को खिलाया। भैंस से मेरे को क्या मिला? गोबर मिला। गोबर को मैंने वापस खेत में डाल दिया, ठीक है। और भैंस से और क्या मिला गोबर के अलावा? कुछ भैंसें हैं आपके जो गोबर ही देती है, पर गोबर के अलावा दूध भी देती है ना भैंसें। तो दूध मिला, मांस चमड़ा जो भी है वो मिला, दूध दही घी। उसको अपन खाए या डेयरी में दे दिया, बच गए तो डेयरी में। इससे क्या हुआ? पैसे आ गए, और पैसे से फिर हमने दूसरी फसल लगा दी। ये जो सर्किल चल रहा है, इस बीच के अंदर आप बीमार भी हुए, आपको औषधीय पौधों की जरूरत पड़ी, मेडिसिनल प्लांट्स की आपको जरूरत पड़ी, आपके घर पे मेहमान आ गए, आपको फल फ्रूट्स की जरूरत पड़ी, आपको मसालों की जरूरत पड़ी, चाय वगैरह की जरूरत पड़ी आपको। इसके अलावा जो आपके सजावटी पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, मसाले हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी। और प्रिजर्वेशन जो होता है, एक और चीज़ होती है प्रिजर्वेशन, प्रसंस्करण, आलू की चिप्स, टमाटर का सॉस, वो सब एग्रीकल्चर में आते हैं। लघु उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक सारे एग्रीकल्चर में ही आते हैं। तो ये कितना बड़ा वो हो गया सर्किल, इस पूरे को एग्रीकल्चर कहूंगा। आप कहोगे गेहूं लगा लिया काट दिया, गेहूं लगा लिया काट दिया, वो एग्रीकल्चर नहीं है। उसको सही वे में एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। ये कंप्लीट चीजें एग्रीकल्चर कहलाती है। एक डेफिनेशन तो मैंने ये समझा दी। दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूँ। ये डेफिनेशन तो आपके सारे दिमाग के तार खोल देगी। एग्रीकल्चर क्या है? मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सुनना, अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकताओं, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। बेटा क्या करने के लिए? इनको फुलफिल करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। एक और शब्द आएगा, जो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है, वो सारा क्या कहलाता है बेटा? आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कह रहे हो भैया? इतनी बड़ी बात हो गई? हाँ इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, छोटी बात नहीं है। अब समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना ना खुल के। छोटे बच्चे छठी सातवीं को पढ़ाते हैं, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एग्रीकल्चर। पर ये जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जब फिर मैं सब्जेक्ट चालू करूंगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, इतने दिन तो अपन कचरा पढ़ रहे थे, पढ़ते तो ऐसे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से लो। प्राथमिक आवश्यकता है, मैंने बोला कि एक मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कार्य की जाती है, वो सारे एग्रीकल्चर में आते हैं। चाहे वो कोई सा ही कार्य हो, आपने घर पे आलू की फैक्ट्री लगा रखी है, आपने पत्तल धोने की फैक्ट्री लगा रही है, माचिस बनाने की फैक्ट्री लगा रही है, वो एग्रीकल्चर में आएगा। क्योंकि उसका जो रॉ मैटर है, जो उसका प्राइमरी अपना रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं अपनी भूमि से और नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हो। वो कैसे समझना। एक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है बेटा? तीन ही होती है। कपड़ा, लुगाई, रोटी नहीं बेटा, क्या होती है? भोजन, आवास और कपड़ा, ठीक है। भोजन, आवास और कपड़ा। सबसे पहले भोजन। भोजन के लिए वो क्या करेगा? वो सेम फसल उत्पादन करेगा। और फसल उत्पादन करने को क्या कहते हैं अपन? एग्रोनॉमी, AGRO, एग्रोनॉमी। जब एग्रोनॉमी, जिनके पीछे वाई आता है, वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। किस भाषा? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जिनके पीछे वाई आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और एग्रोनॉमी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है पता है आपको? एग्रोनॉमी की डेफिनेशन,
एग्रोनॉमी की शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो होती है सोइल मैनेजमेंट या फील्ड मैनेजमेंट। सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि सोइल मैनेजमेंट अभी सिखा दूंगा मैं, पर क्रॉप प्रोडक्शन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं कैसे, मृदा का प्रबंधन करते हुए, मृदा का प्रबंधन या खेत का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन अगर ले रहे हैं अपन, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी एग्रोनॉमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शस्य विज्ञान कहलाएगी। और इसी शस्य विज्ञान से आपके बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं। जो 60 क्वेश्चन है ना, पहला पार्ट एग्रोनॉमी का है, 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन किस चीज़ के आएंगे कि सिर्फ मेरे को सोइल का मैनेजमेंट करना। अब सोइल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ प्राथमिक एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राइमरी रिसोर्सेज का काम में लेके जो खेत कार्य करते हैं वो सारे एग्रीकल्चर में आते हैं। प्राइमरी आवश्यकताएं हो गई भोजन, कपड़ा और आवास। तो भोजन के लिए क्या करेगा मनुष्य, फसलें उगाएगा, औषधीय फसलें, दाने वाली फसलें, दलहनी फसलें, है ना, रेशे वाली फसलें, फल वाली फसलें, फल वाले पौधे, ठीक है, औषधीय पौधे, गाय भैंस पालेगा, दूध दही घी निकालेगा, खाने का जुगाड़ हो गया। दूसरा कपड़ा, कपड़े के लिए रेशे वाली फसल है, जूट, पटसन, रेशम, इन सबको वो करेगा, ग्रो करेगा। तीसरा होगा रहने के लिए, रहने के लिए जैसे आपके मल्टीपर्पज जो फसलें आती है, बांस हो गई, सेकरम, मूंजा, आपका कूचा हो गया, इन सबको करेगा। इनसे वो छान आन बनाएगा, कुछ भी छप्पर अपर, और रहने की व्यवस्था कर लेगा। तो ये तीनों चीजें कर रहे हैं। उसमें एक पहला शब्द आ जाता है प्राथमिक आवश्यकताएं, तो हो गई 3 कंप्लीट। पर कैसे होगी, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में एक चीज समझना, क्या क्या आती है, मृदा, लैंड, आपकी जो सोइल है बेटा, उसको आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक के पास चले जाना, उसको मेरे को आप इतनी सी मृदा लैब के अंदर, हाईटेक जो लैब्स हैं आपकी, टेक्निकल लैब्स हैं आपकी, प्रयोगशाला है, उसमें बनवा दो, नहीं बनेगी। ना तो आप हवा बना सकते हैं, ना आप मृदा बना सकते हैं, ना आप नेचुरल लाइट बना सकते हैं, ना आप कुछ बना सकते हैं। और बनाओगे तो भी उसके लिए रॉ मैटर के लिए आपको प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। प्राकृतिक संसाधन वे चीजें होती हैं जो मनुष्य खुद नहीं लाता, प्रकृति अपने आप देती है अपने को, जैसे कि हवा, पानी, मृदा, ये सतह, लाइट, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, नमी, सॉरी, ये सब चीज़ें क्या हैं, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही तो अपन जो जो भी काम कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, वो सारे एग्रीकल्चर को फुलफिल करते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब पहला शब्द आता है अपना मृदा। थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं। तो हाँ, अगर अपन फसल उत्पादन करेंगे तो एग्रोनॉमी हो गई, फल उत्पादन करेंगे तो हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, जहाँ से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। और पशुपालन और डेयरी जो है आपका, वो एनिमल में चला गया 20, वहाँ से 3 पोर्शन हो गए इसके एग्रीकल्चर के। तो अभी इतनी देर में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें समझी है, आगे अपन चलते हैं। अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हमने देख ली, उसका पहला शब्द मृदा आ रहा था। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं फादर की बात करूं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, तो मैं कह सकता हूं कि एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर विलियमसन गॉड और एक और नॉर्मन ई बोरलॉग, ये 3 जो नाम हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, और डॉक्टर विलियमसन गॉड, 3 जो शब्द है वो किससे संबंधित है, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से संबंधित शब्द है बेटा ये तीनों। और हरित क्रांति जो आई थी 1966-67 में आई थी, 1966-67 में वो आई थी। अब आप कहोगे कि सर आप क्या कह रहे हो भैया, कि भारत में एग्रीकल्चर का जनक एम एस स्वामीनाथन को क्यों कह सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 1965-66 से हरित क्रांति क्या थी बेटा, एग्रीकल्चर के अंदर जो अपना प्रोडक्शन था सीरियल क्रॉप्स का या खाने वाली फसलों का, वो इतना कम था कि अपने को बाहर के देशों से लेना पड़ता था माल, समझ रहे हो, वहां से अपने को मंगवाना पड़ता था। पर जब हरित क्रांति आई, डॉक्टर एनी बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, डॉक्टर एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं और चावल पे, राइस एंड व्हीट पे इतना काम किया कि जो ड्वार्फ वेराइटीज है, जिन पे कायिक वृद्धि कम और जननिक वृद्धि ज्यादा होती है, उनका शरीर, मतलब गेहूं का पौधा छोटा रहता है और उस पे जो दंगी आती है, जो आप कहते हो बाली आती है जिसमें दाने बनते, वो बड़ी बनती, तो उत्पादन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अपने लिए पूरा प्रोडक्शन होने लग गया। तो उसके बाद में अपन ने जब खुद ही इतना माल पैदा करने लगे, तो बाहर से लेने की कमी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। तो ये विश्व में अगर मैं बात करूँ हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक का, तो एनी बोरलॉग है। भारत में बात करूँ तो एम एस स्वामीनाथन, और ये आई थी 1966-67 में, ठीक है। तो इससे पहले तक क्या है, अपने को खाने पीने का सामान भी जो पैदा होता है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये भी बाहर से लेना पड़ता था, चावल वगैरह। इसके बाद में जो ड्वार्फ वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटीज, जादुई धान, जया, गेहूं की बोनी प्रजातियां, ये सब चीजें आई ना, तो फिर अपने खुद के पास इतना उत्पादन हो लग गया कि भारत खुद क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया।
आत्मनिर्भर हो गया इन सब चीज़ों में, भोजन वोजन में। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक सही वे में एग्रीकल्चर जो है उसके बाद में आया। तो भारत में एग्रीकल्चर का जनक एम एस स्वामीनाथन को अपन कह सकते हैं बेटा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का जनक तो हो गया। अब मैंने एग्रीकल्चर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है एग्रोनॉमी, ठीक है। सेकंड जो बेटा वो है हॉर्टिकल्चर, और थर्ड जो मेरा बेटा वो है एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री। इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान, इसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर मैं इसमें ही सारा कुछ करवा दूंगा। पशुपालन विज्ञान, पशुपालन विज्ञान। अब मेरे बेटा थोड़ा सा ध्यान देना तुम, मज़ा आएगा। 20 नंबर, 20 क्वेश्चन का ये है, 20 क्वेश्चन का ये है, और 20 क्वेश्चन का ये है। 60 क्वेश्चन का मामला है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। माँ शारदे का आशीर्वाद रहा, जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं ना, मार्च 2026 में इस सुपरवाइजर के पेपर में आपको 60 में से 55 क्वेश्चन हम मैच करवाएंगे। ठीक है, मेहनत तो इस हिसाब से ही करेंगे। अब आप पे देखते हैं कितना क्या रहता है। और बेच लिया है तो भरोसा कर लिया आपने, बेच नहीं भरोसा लिया है। ठीक है, आपके लिए बेच हो सकता है, और इंस्टीट्यूट के लिए और टीचरों के लिए बेच हो सकता है, मेरे लिए ये क्या है, सपना है। ठीक है, भरोसा है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बात करूँ बेटा एग्रोनॉमी की, तो जिन शब्दों के पीछे मैंने बताया कल्चर आता है, वो किसके होते हैं, लेटिन भाषा के होते हैं। और जिनके पीछे वाई आता है वो किसके होते हैं, ग्रीक भाषाओं के होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ के 99% तक। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी मैंने बताया कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा के, एगार प्लस नॉमस। तो एगर का मतलब भी यहाँ पे सोइल या फील्ड से ही है। अगर इसको मैं संधि विच्छेद अगर मैं करता हूँ बेटा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि खेत का प्रबंधन करते हुए, खेत प्रबंधन, खेत प्रबंधन, या फिर मैं कह सकता हूँ मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। उसको दोनों को सब बराबर में क्या कहेंगे अपन, सस्य विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा, सस्य विज्ञान। दूसरा देखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, कल्चर आ गया, लेटिन शब्द हो गया। ठीक है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है टू इनक्लोज एरिया, एक बंद क्षेत्र के अंदर किसकी खेती करना बेटा, किसकी खेती करना, आपके फल फूलों की खेती करना। तो मैं इसको कह सकता हूँ उद्यान विज्ञान को, कि वन क्षेत्र में, या उद्यान विज्ञान इसको बोल सकते हैं। एनिमल का पता है आपको, एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, पशु पालन प्रबंधन। तो पशुओं का, और कौन से पशुओं का बेटा, पालतू पशुओं का। जो पालतू पशु है, पालतू पशुओं में क्या आता है, स्मॉल एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या आती है, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तीनों सिलेबस में है आपके, मतलब क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से दांतों के बारे में, कहीं ना कहीं। उसके बाद में अगर मैं मिडल एनिमल्स की बात करूँ, मिडल साइज एनिमल्स की, तो भेड़ बकरी, भेड़ बकरी कुत्ता इन्हीं में आ जाते हैं। फिर अगर मैं बिग साइज एनिमल्स की बात करूँ, तो आपके क्या क्या दिया हुआ बेटा, आपके दिया हुआ है गाय, भैंस, ऊंट। ठीक है, गाय, भैंस और ऊंट, 3 मुख्य रूप से दिए हुए हैं। इन पांचों छठों पशुओं को अपन क्या करेंगे, इनको पशुपालन में आते हैं ये, पशुपालन इनको बोलते हैं अपन। तो इनमें अपन क्या करेंगे, इनको जन्म से लेके, इनके जन्म से लेके इनकी प्राकृतिक मृत्यु तक। ऐसे नहीं, आज कुत्ते का बच्चा जन्म लिया, कल मैंने उसको पकड़ के मार दिया, वो नहीं। एक कुत्ते के बच्चे का जन्म हुआ, वहां से लेके इनकी प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरल डेथ होती है, जो पूरी इनकी बीच का समय है, उसको बोलते हैं आयु। क्या बोलते हैं बेटा, एज, एज या आयु। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि आयु किसे कहते हैं। एनिमल का पोर्शन पहले ले रहा हूं मैं, कि आयु किसे कहते हैं, सब पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो आयु ज्ञात करने की विधियां हो गई आपके सिलेबस में, आयु ज्ञात करने की विधियां। फिर जब आयु ज्ञात हो गई, उसके बाद में अपन करते हैं पशु का चयन, सिलेक्शन या वर्ण। उसको कहते हैं पशु को चुनना, उसको झुंड में से किसी इच्छित पशु को चुनना, सिलेक्शन या वर्ण, और बाहर निकाल देना, निष्कर्षण या कलिंग। फिर आता है सींगों को काटना। भाई पशु को सबसे पहले आयु ज्ञात कर ली हमने कि ये इतने दांत है। आयु ज्ञात करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सींगों के माध्यम से और दांतों के माध्यम से। ये जब एनिमल पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा बेटा, जान, पूरी जान डाल दूंगा मैं इस टॉपिक में, है ना। सींगों के माध्यम से, दांतों के माध्यम से, सींगों पे छल्लों के माध्यम से। ठीक है, आयु, आयु के बाद में पढ़ो, उसके बाद में पढ़ेंगे उसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, प्रबंधन में, कि मेरे घर पे गाय लेके आए, उसकी आयु मेरे को पता है। तो फिर मैं क्या देखूंगा उसमें, उसकी पूंछ काटना है, उसके सींग काटना है, उसको ग्रूमिंग करना है, खुरहरा करना है, उसको नहलाना धुलाना, उसको साफ सुथरी रखना, उसमें जो डिजीज आ रहे हैं उनका अपने को मैनेजमेंट करना है। वायरस वाला कौन सा है, बैक्टीरिया वाला कौन सा है, फंजाई वाला कौन सा है, ठीक है, निमेटोड वाला कौन सा है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, रोग के लक्षण क्या क्या हैं, कौन सा रोग कौन सी स्टेज पे सबसे ज़्यादा आता है, कौन सा इंजेक्शन लगता है, कब लगता है।
ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में रोग के बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सी गाय भैंस की ब्यात जो होती है वो कितने दिन की होती है, गर्भकाल अवधि जो होती है, गेस्टेशन पीरियड 290 दिन, 310 दिन, 154 दिन, 151 दिन, भेड़ बकरी सबका पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दंत सूत्र के बारे में। फिर पढ़ेंगे इनके भोजन या आहार के बारे में कि कितना भोजन खिलाना चाहिए, 3 किलो दूध दे रही है तो कितना दाना देना चाहिए। फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएगी उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, मैंने रख रखाव के बारे में कि अगर एनिमल्स मैं पाल रहा हूँ तो इनका घर कितनी दूरी में बनना चाहिए, खुला एरिया कितना हो, बंद एरिया कितना हो, इनको चारा खिलाएंगे, साइलेज खिलाएंगे या हे खिलाएंगे, हे में नमी कितनी होती है, साइलेज में नमी कितनी होती है, ये सब चीज़ें देखेंगे। डिजीज़ इनके देख लेंगे। फिर देखेंगे इनको बांधने की विधियाँ। तो बांधने की विधियों में अपन देखेंगे मुंह से मुंह, फेस टू फेस अगर इनको बांधेंगे, या टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ विधि इनको बांधेंगे, कैसे अपन इनको बांधेंगे। फिर पढ़ते हैं एआई, जिसको बोलते हैं अपन सीमन लगवाना, एआई, आर्टिफिशियल इंशुमेशन, कृत्रिम गर्भाधान। तो एआई की विधियां पढ़ेंगे। एआई की विधियों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कितनी मात्रा में अपन सीमेन काम में लेते हैं। सीमेन को रखने के लिए जो टंकी आती है, डॉक्टर आता है बाइक के बांध के, उसमें से धुआं निकलता रहता है सफ़ेद सफ़ेद, उस टंकी को क्या बोलते हैं, क्रायोकेनाजार बोलते हैं। उसमें तरल नाइट्रोजन होती है, -196 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। सीमेन जो होता है वो कैसे इकट्ठा करते हैं, सीमेन इकट्ठा करने की भी दो विधियां हैं, सीमेन लगाने की भी दो विधियां, रेक्टम पाल्पेशन, ठीक है, सीमेन लगाने की भी दो विधियां हैं। फिर गर्भ को जांच करने की विधियां भी अलग है। पशुओं के आफरा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, आफरे को उतारने के लिए कौन सा यंत्र यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। चारा खिला दिया, आप उसके आफरा आ गया, आफरा उसका उतार दिया, रोग लग गया, रोगों का सारा पता था, टीका मैंने लगवा दिया, रोग का रोग हट गया, ठीक है। फिर उसका ब्यात हमने करवा दिया, गेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, गर्भकाल अवधि, वो करवा दिया। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होगा, एक छोटा सा बछड़ा आएगा, और बछड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रसव, क्या बोलते हैं, प्रसव या डिलीवरी। तो डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे कि डिलीवरी होने के बाद एक पशु की कैसे देखभाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, डिलीवरी हो गई उसके बाद में अपने पास आता है कोलेस्ट्रम या खीस। पशु के ब्यात के तुरंत बाद जो गाढ़ा द्रव पीला दूध आता है, जाड़ा, उसको अपन क्या बोलते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि छोटे पशु के लिए बहुत लाभदायक होता है, बच्चे के लिए। उसमें क्या एंटीबॉडीज होती है, प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसमें और क्या होता है बेटा, वो विटामिन ए पाया जाता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ए पढ़ेंगे तो साथ के साथ ये भी पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनोल है, क्या है, सारी चीज़ पढ़ेंगे अपन, विटामिन सारे वहाँ पे पढ़ लेंगे। अब विटामिन पढ़ लिए, खींस पढ़ ली, तो खींस के बाद में एक और शब्द आया कि यार खींस जो है वो क्या है, पहला गाढ़ा पीला दूध। तो दूध के बारे में पढ़ेंगे, दूध से होने वाले प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, खोआ, आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स अपन पढ़ेंगे। उनके बाद में अपन पढ़ेंगे, चल दूध तो आ गया, अब मैं डेयरी में लेके जाऊंगा, तो डेयरी में फैट के बारे में पढ़ेंगे, एसएनएफ के बारे में पढ़ेंगे, कुल घोष ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़े, एनिमल हस्बेंड्री खत्म। इनमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये लो, मैंने सारा सिलेबस समझा दिया है, डेमो क्लास में ही सारा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये इसमें क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो मैंने मुंह पे बता दी, और यही सिलेबस, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है, और इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं जाता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो गई। एनिमल हस्बेंड्री में मैं लूंगा आपका पूरा पार्ट लगभग, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 18 से 19 क्वेश्चन की 20 में से, ठीक है बेटा, है ना। और कुछ पार्ट जो है ना इसमें पशुओं का आहार के बारे में, वो आपको अभिनव सर पढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में है, प्लस आपका वेटनरी और एलएसए दोनों, एएचडीपी दोनों डिप्लोमा उन्होंने किए हुए हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, कि इसमें क्या होता है, क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, मैंने मुंह पे बता दिया है। अब आप सोच लो इन टॉपिक्स को, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब टेस्ट दोगे ना, ऐसे देख के अरे यार भैया ने ये बोला था, भैंस ऐसे ऐसे, पूरा सही करोगे। अब मैं आता हूँ बेटा हॉर्टिकल्चर पे, क्योंकि सबसे लेंथी जो पार्ट है ना वो एग्रोनॉमी का, उसको ऊपर इसीलिए लिखा मैंने। हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो हॉर्टिकल्चर को अपन उद्यान विज्ञान बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखो, उद्यान विज्ञान मतलब उद्यान, बगीचा, गार्डन, ठीक है, गार्डन को उगाना होता है, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब गार्डन में क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें इसमें आएगी। सबसे पहले अगर मेरे को गार्डन लगाना है तो मैं क्या करूंगा, जगह का चुनाव करोगे भैया यार, ऐसे कहीं हथेली पे थोड़ी लगा दोगे, तो जगह का चुनाव करते हैं, वो गार्डन में आते हैं। सबसे पहले करेंगे साइट ऑफ सिलेक्शन, तो उसमें देखेंगे कि आसपास कोई भी ऐसा कल कारखाना, प्रदूषण वो नहीं हो, रोड ज़्यादा नज़दीक भी नहीं हो, ज़्यादा दूर भी नहीं हो, पानी की पूरी व्यवस्था हो, मजदूरों की अच्छी व्यवस्था हो। गार्डन लगाओगे तो अकेले तो आम तोड़ नहीं लोगे, 50 पौधों के आंवड़े लगवा दिए के तो तोड़ नहीं लोगे, मजदूरों लेबर भी आपको चाहिए, तो लेबर भी आपको अच्छी रेट में मिल जाए, अच्छे टाइम पे मिल जाए। ऐसा नहीं आज आंवले टूटने हैं, लेबर 3 दिन बाद मिल रही है, आंवले गिर गए नीचे, क्या फायदा फिर। तो उद्यान विज्ञान को थोड़ा सा समझना, फल फूल
इन सब के बारे में। तो उद्यान विज्ञान को मैं समझाऊंगा, उससे पहले बताता हूँ उद्यान विज्ञान की मेनली 4 ब्रांचें होती है बेटा। उद्यान विज्ञान की मेनली 4 ब्रांचें होती है। पहली ब्रांच जो होती है वो होती है आपके पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी आप बोलोगे भैया इसके पीछे वाई है, ये तो ग्रीक है। नहीं बेटा, ये पोमोलॉजी जो है ना अपवाद है, लेटिन प्लस ग्रीक है। मैं तब समझा दूंगा। पोमोलॉजी में क्या करते हैं, फलों का अध्ययन, स्टडी अबाउट फ्रूट्स, स्टडी अबाउट फ्रूट्स, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। उसके बाद में आता है ओलेरी कल्चर या सब्जियों का अध्ययन। क्या आता है बेटा, सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन, इसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है बेटा आपका फ्लोरिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर तो मैं आपको अंगुलियों पे रटवा दूंगा बेटा, ठीक है। नैनलाल जी और मैं दोनों मिलके, मेरे गुरु और मैं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, और फिर मेरे चेले आप, मतलब चेले नहीं मेरे भाई, तो आप भी पहलवान, ठीक है। तो फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। उसके बाद में एक और आता है PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या कटाई उपरांत तकनीकी, कटाई उपरांत। तो कटाई उपरांत आप समझो कि हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स है उनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया, पोस्ट हार्वेस्टिंग, उसके बाद क्या क्या कर सकता हूँ। तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आई, मेरी सब्जियों में आ गया मेरा आलू, टमाटर, मेन मेन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और फलों में आ गया मेरा आम, ठीक है, करौंदा, सारे आ गए, केला, पपीता, सब आ गए, ठीक है। और फूलों में आ गया मेरा क्या, गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब, कमल, ये सब आ गए, ठीक है। अब PHT में क्या आएगा भैया, ये तो बहुत ही तगड़ी चीज बता दी। PHT में आता है बेटा आपके कटाई के बाद में, जैसे अपन इसमें PHT, या मैं इसको बोल सकता हूँ वैल्यू एडिशन। क्या बोल सकता हूँ, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है उसमें क्या, उसकी मूल्य को बढ़ाने वाली चीज है। जैसे आलू था 2 रुपए किलो खरीदा, उसमें 10 रुपए का खर्चा किया, 12 रुपए हो गए, और 1 किलो की चिप्स बना दी जो 400 रुपए किलो बिक रही है। वैल्यू एडिशन का काम हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्व, इसमें भी 3 चीज आती है PHT में, वैल्यू एडिशन, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, समझना इस चीज़ को। किसी भी जैसे कोई रॉ मैटर है, उसको अपन अभी काम में नहीं आ रहा तो ये खराब नहीं हो, इसलिए इसका ऐसा कोई प्रोडक्ट बना देते हैं कि इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स भी बने रहे और इसको बाद में यूज कर सके, उसको अपन बोलते हैं प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन से पहले उसको धोना, काटना, छीलना, पिलिंग वगैरह जो है, छीलने की विधियां पढ़ेंगे, धोने की विधियां पढ़ेंगे, काटने की विधियां पढ़ेंगे, उसको किस केमिकल में डुबो रहे हैं, परमानेंट प्रिजर्व कर रहे हैं या टेम्परेरी प्रिजर्व कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं या आर्टिफिशियल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं PHT के अंदर। तो उसको प्रिजर्व करने के बाद अपन क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको काटना, धोना, वो उसके बाद में उसको आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में आपके कैनिंग, बोटलिंग अपन पढ़ेंगे ना, कैनिंग, निकोलस एपट, ठीक है, पढ़ा है ना आपने कैनिंग वगैरह। तो किण्वन करते हैं, वो सारी चीज़ें वो इसमें आ जाती हैं। तो आपके इसमें टमाटर सॉस, आलू केचप, सब वो चीज़ें है ना, चिप्स चिप्स, मुरब्बा, उसमें और क्या आता है मुरब्बा के अलावा, अचार, वो सारी चीज़ें जो है, कैंडी, शरबत, वो सब इसमें आता है PHT में। तो फल फूल पौधे, इसके अलावा अगर और ब्रांचों की बात करूँ तो इसमें अपन जो औषधीय पौधे हैं सारे, रतनजोत, नीम, तुलसी, वो सब इसी में आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, जो सुगंधित पौधे हैं, एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, जिनका यूज भगवान के भी होता है, आपके जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें उनको बनाने में होता है, वो सारी चीज़ें इसी में आती है, औषधीय प्रसाद, सुगंधित में आती है। जैसे आपका एलोवेरा तो दोनों में आएगा, ठीक है, एलोवेरा हो गया, सॉरी आपका वो हो गया मोगरा, चमेली। चमेली का देखा आपको, तेल वगैरह आता है सुगंध के लिए, मोगरे के साबुन आते हैं, सेंट परफ्यूम आते हैं, आपके कॉस्मेटिक सामान आता है, वो सारा इसमें आता है। तो ये हो गया आपका हॉर्टिकल्चर। इन सारे पोर्शन से, इन पोर्शन में अब क्या पढ़ते हैं, देखो मेजर चीज़ें क्या पढ़ते हैं मैं समझा रहा हूँ आपसे, आप कहीं से भी पढ़ो यार, ये डेमो क्लास है, मेरा टारगेट एक ही है, मेरी टारगेट ऑडियंस यही है कि मैं उनको सही मेंटरशिप दे सकूं। क्योंकि एग्रीकल्चर में सक्सेस के लिए 2 ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहला होता है कंटेंट, कंटेंट में कमी नहीं आएगी, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ। दूसरी है मेंटरशिप। तो मेंटरशिप पिछले 6 साल से, 6 साल हो जाएंगे इस साल मेरे को, 2 लाख से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। एक सिंगल बच्चा ऐसा बता दो अनसेटिस्फाई है या उसको गलत सलाह दी हो, ठीक है। तो मेंटरशिप भी पूरी। और मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने तुम लोगों से ज़्यादा गलतियाँ की है, तुम लोगों से ज़्यादा हानि, मैंने नुकसान उठाया है, चीज़ों का भुगता हूँ, गलतियाँ की है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक ठाक सा कर सकूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, चाहे औषधीय पौधा हो, अपन पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले देखते हैं उसका बोटेनिकल नेम,
उसके बाद में उसका नॉर्मल विवरण देखते हैं, उसमें देखते हैं उसकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और उसका ओरिजिन। उसके बाद में बेटा अपन थोड़ा सा जाते हैं तो उसका देखते हैं कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद देखते हैं उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट क्या है, अच्छी जलवायु क्या है। और जलवायु के बाद में अपन देखते हैं उसके लिए अच्छी मृदा क्या है, कौन सी जलवायु का है, शुष्क जलवायु का है कि आर्द्र जलवायु का है, शीतोष्ण जलवायु का है। मृदा कौन सी चाहिए, दोमट चाहिए, बलुई दोमट चाहिए, कौन सी चाहिए। मृदा के बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं उसकी वेराइटीज़, इम्प्रूव वेराइटीज़, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। किस्मों के बारे में अपन देखेंगे कोई स्पेशल किस्म है जिसका कोई करेक्टर है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो पूसा नन्ना किसकी है, अर्का अनमोल किसकी है। ठीक है, ये आप मेरे को बता देना। बाकी जब पढ़ाऊंगा ना मैं किस्में भी ट्रिक से याद करवा दूंगा आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। किस्मों के बाद में अपन देखते हैं उसमें मेजर डिजीज कौन से आ रहे हैं, तो आपको बता दूँ, आपको याद होना चाहिए कि वीर विकास गुर्जर यानी कि तुम्हारा भाई, मैं प्लांट पैथोलॉजी से कर रहा हूँ डिग्री, तो पादप रोग विज्ञान, तो दिस इज माय मेजर सब्जेक्ट डिपार्टमेंट। ओके, तो वहाँ की तो कोई चीज़ें गलत होएगी नहीं, वो तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा जैसे कक्का बारकड़ी सीखते हो वैसे। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। आपके डिजीज़ हो गए, एंड देन डिजीज़ का अपना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो गया, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे रोगों का। और उसके बाद में फाइनली अपन क्या देखेंगे, इल्ड या उपज अपनी। तो ये सब में देखेंगे, औषधि में देखेंगे, फल फूलों में, पौधों में, सब में देखेंगे। ये आपका हॉर्टिकल्चर एंड होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका हॉर्टिकल्चर का एंड होता है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ एग्रोनॉमी की तरफ। अब समझना, अब एग्रोनॉमी का सिलेबस नैनलाल जी सर ने चालू करवा दिया आपके। 2 डेमो क्लास भी हो गई है, इससे पहले आपके जीके और हिंदी की क्लासेस भी बहुत बढ़िया हो रही है। जीके वाले जो सर है ना, उनकी खुद की ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड के लिए और जो परीक्षाएं हैं ना, जिनमें राजस्थान जीके का सिलेबस आता है, करंट का आता है, उनकी 8-8 9 9 बुक्स चल रही है। तो वो ऑलरेडी एक ऑथराइज लेखक हैं, अच्छे टीचर हैं, उनको 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। और 2018 वाली जो, वो 15 के बाद में जो भर्तियां रही हैं 15 वाली, उन सब में उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ाई, जीके को पढ़ाया। तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रही बात हिंदी का, तो हिंदी की मैम भी आपने देख ही लिया होगा। मैं बार बार अगर बेच के बीच बीच में क्वालिटी की बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। ठीक है, अब एग्रोनॉमी पे आ जाते हैं। ये हॉर्टिकल्चर, और ये मैंने समझा दिया कि 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको क्या पढ़ना होता है, और मैं किस वे में पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या है। ठीक है, अभी एग्रोनॉमी की बात करता हूँ बेटा। एग्रोनॉमी में क्या आता है, आपका मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। तो मैंने आपको बता ही दिया कि फसल उत्पादन किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। अब सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है, जो शब्द आ रहा है बेटा मेरे पास, वो यही आ रहा है कि मृदा प्रबंधन, व्हाट इज द सोइल मैनेजमेंट एंड द फील्ड मैनेजमेंट। सोइल या फील्ड मैनेजमेंट। अब इसको समझना, ये मेरा खेत है, ये मैंने आपको, एक गौचर था, खाली भूमि थी, ये मैंने आपको दे दी कि जा बेटा इस पे एग्रोनॉमी कर ले, फसल लगा दे। तो तुम डायरेक्ट आके फसल लगा दोगे क्या इस पे? डायरेक्ट आके फसल लगाओगे, लग जाएगी क्या आपकी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, सोइल के बारे में, क्योंकि मृदा है तो ही सब कुछ है। गाय तो हमारी माता ही है, जिसको हमको, हमारे को जन्म दिया है, वो भी हमारी माता है। पर उससे पहले अपनी माता कौन है? भारत भी हमारी माता है। पर उससे पहले हमारी माता कौन है? धरती माता है। कौन है बेटा? धरती माता है। कौन है बेटा? धरती माता है। और धरती माता को ही अपन माटी बोलते हैं, माँ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का ए जो है उसका मतलब भी यही आता है, सोइल। और एग्रीकल्चर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है एग्रोनॉमी, उसका जो ए है उसका मतलब भी क्या आता है, माटी या सोइल। तो माटी तो अपने लिए महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं है इसके बिना तो बेटा। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। माटी की बात आ गई तो मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर एग्रोनॉमी की बात करूँ तो पहला ही टॉपिक अपने पास आता है भू परिष्करण। भू परिष्करण, इसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है, चाहे पेपर का लेवल इजी हो चाहे हार्ड हो। आज तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आते आता है, मिस नहीं हुआ। भू परिष्करण समझना थोड़ा सा। भू यानी भूमि, और परिष्करण मतलब शुद्ध करना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिलेज। के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे अंगुलियों की रेखाएं, जैसे ये वाली, ये तो तुम मिटा देते हो, ये जो रेखाएं ये नहीं मिटती ना, वैसे तुम्हारे दिमाग से आना कभी भी, कभी भी टिलेज नहीं मिटेगा, एग्रोनॉमी नहीं मिटेगा। नहनलाल जी और मैं दोनों मिलके आपको इतना अच्छे से करवाने वाले हैं, ये कभी नहीं मिटेगा। ठीक है,
टिलेज क्या होता है? भूमि का परिष्करण। मैंने आपको एक गौचर भूमि दी और कुछ बीज दे दिए कि जा बेटा खेती कर ले, तो नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ का जो गौचर भूमि है, जो माता है, धरती है, उसको क्या करना पड़ेगा? परिष्करण, शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे जो खरपतवार, जो वीड है, जो कूड़ा कंकड़ है, जो पत्थर है, जो कांच है, उनको हटाना पड़ेगा। उसको जो अंडुल सोइल हो रही है उसको लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसमें आपको हल चलाना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी, उसको इतना अच्छी उसकी कंडीशन में लाना पड़ेगा ताकि उसमें मैं बीज लगाऊं तो वो क्या हो सके? अंकुरण हो सके, जर्मिनेट हो सके। उसको अंकुरण होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो नमी चाहिए, जो पोरोसिटी चाहिए, जो ह्यूमिडिटी चाहिए, जो लाइट चाहिए, वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे मिल सके। और ये कब मिलेंगे? जब मैं उसका क्या करूँगा? उस सोइल का या उस खेत का क्या करूँगा बेटा? मैनेजमेंट करूँगा। क्या करूँगा मेरे बच्चा? मैनेजमेंट करूँगा। उसी को अपन क्या कहेंगे? सोइल मैनेजमेंट या फील्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक अपने पास टिलेज आता है। व्हाट इज टिलेज? टिलेज क्या होता है? भूमि को शुद्ध करना या भूमि को ऐसी स्थिति में कर देना कि उसमें आसानी से मैं बीज लगा सकूं, क्यारी बना सकूं, खेती कर सकूं। भूपरिष्करण कहलाता है। भूपरिष्करण मेनली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक भूपरिष्करण होता है फसल उगाने से पहले जो क्रियाएं करते हैं वो, और द्वितीयक भूपरिष्करण होता है फसल उगाने के बाद। फिर थोड़ा सा अगर डीपली पढ़ते हैं तो भूपरिष्करण का जनक जो होता है वो कौन है? जेन्थ्रोटूल है। और जेन्थ्रोटूल ही खरपतवार का जनक है। समझना, चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। खरपतवार मतलब वीड साइंस। ठीक है, खरपतवार मतलब वीड, खरपतवार मतलब वीड साइंस। खरपतवार क्या होते हैं? वे अननेसेसरी पौधे या वे अनावश्यक पौधे जहाँ उगना तो नहीं चाहिए था पर वो उग गए, उनको खरपतवार कहते हैं। राइट भाई? जो हमेशा लाभ की तुलना में क्या करते हैं? हानि करते हैं। किसान को कभी लाभ नहीं पहुंचा है, हमेशा हानि पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार होते क्या? जहाँ उगना नहीं चाहिए था वहां उग गए फसल में, अननेसेसरी प्लांट्स जो होते हैं ना, वो खरपतवार कहलाते हैं। तो मेरी एक बात सुनो, जेंथ्रोटूल, जेंथ्रोटूल हो गया, टिलेज का जनक भी जेंथ्रोटूल। इसका अब इन दोनों में एक संपर्क समझ में आया? यार खेत इस मृदा को ठीक कर रहे हैं, उसका जनक, उसका बाप भी जेंथ्रोटुल साहब है। और मर्दा को सही करने के लिए इसमें से जो बिना फालतू के पौधों को उखाड़ रहे हैं, उस उखाड़ने वाले पौधे का बाप भी जेंथ्रोटुल है। तो जेंथ्रोटुल साहब ने बाजी मार दी यहाँ पे। खरपतवार वही तो थे जो अपने खेत को खराब कर रहे थे, और खेत में से खरपतवार हटवा रहे हैं तो खेत को शुद्ध कर रहे हैं, मतलब टिलेज कर रहे हैं। तो टिलेज यानी भूपरिष्करण, भूपरिष्करण जनक भी जेंथ्रोटुल हो गया। अगर बात करूं मैं जेंथ्रोटुल साहब के बारे में, तो इनकी एक पुस्तक भी है, HHB, ट्रिपल HB। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन भूपरिष्करण चालू करेंगे एग्रोनॉमी में, क्योंकि भूमि को शुद्ध करने के, आपके पास बीज है, आपके पास ट्रैक्टर है, आपके पास इरिगेशन है, फर्टिलाइजर है, सारी चीज़ है, पर आपके पास भूमि सही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले भू परिष्करण टॉपिक अपना आता है। इसमें फिर और आता है जीरो टिलेज आता है, मिनिमम टिलेज आता है, मैक्सिमम टिलेज आता है। मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का जनक कौन है? ट्रिपलेट। ठीक है, मिनिमम टिलेज का EH फोल्केनर। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिनिमम टिलेज क्या होता है? सबसे कम से कम खेत में सिर्फ इतना सा ट्रैक्टर चलाएं कि जो मैं सीड डाल रहा हूँ वो जर्मिनेट हो जाए, उसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज। जीरो टिलेज क्या होता है? तो आपको पता है USA के अंदर जीरो टिलेज का आविष्कार हुआ था। जीरो टिलेज बॉट में क्या होता है समझना? जीरो का मतलब शून्य, और टिलेज का मतलब खेत को शुद्ध करना, करेंगे ही नहीं तो इसको कहेंगे। मैंने बताया टिलेज दो प्रकार का होता है। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? प्राथमिक भू परिष्करण, बुआई से पहले। तो जीरो टिलेज की सीधी सी परिभाषा है कि इसमें प्राइमरी टिलेज को 100% अवॉइड करते हैं बेटा, और सेकेंडरी टिलेज के रूप में डायरेक्ट सीड की सोविंग कर देते हैं। जीरो का मतलब शून्य, टिलेज करेंगे ही नहीं। जब USA के अंदर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया तो किसान लाभ नहीं उठा पा रहे थे चीज़ों का, फसल में जितना बुआई करने में खर्चा आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? खेत के अंदर बिल्कुल प्राइमरी टिलेज वो होता है बुआई से पहले करते हैं, तो प्राइमरी टिलेज को 100% अवॉइड कर दिया, किया ही नहीं, उसको छोड़ दिया, और सेकेंडरी टिलेज के रूप में डायरेक्ट सीड की सोविंग कर दी। उसको क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज। इसका फादर है EH फोल्केनर। और टिलेज को कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो प्राइमरी टिलेज में आते हैं, सेकेंडरी टिलेज में आते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलो अब मेरे को समझाना। एग्रोनॉमी में घुस चुके हैं अपन 20 क्वेश्चन का जो सबसे लेंथी मैटर है। एग्रोनॉमी का मतलब ही होता है भूमि प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। तो ये खेत था, मैंने टिलेज कर दिया, भू परिष्करण। टिलेज के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं सारे पढ़ा दिया आपको। अब क्या करूंगा? खेती सही हो गई, अब मेरे को चाहिए क्या बेटा? फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे पास सीड, यानी कि बीज। अब बीज में से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, बीज में से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, चाहे कोई पेपर बनाने आए। तो बीज क्या होता है? बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज की दो डेफिनेशन होती है। अगर बात करूं मैं बायोलॉजी के अंदर तो क्या होता है? पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं।
पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। अगर बात करूं मैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, पौधे का कोई भी, प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट या बॉडी पार्ट लाइक रूट, शूट, फ्लेम, ठीक है, मैं कह सकता हूँ तना, पत्ती, जड़, कुछ भी, फूल, कुछ भी पौधे का वह भाग जो नया पौधा तैयार कर सकता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, बीज कहता हूँ। दिस इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर है ये डेफिनेशन कि पौधे का कोई सा भी भाग जो नया पौधा तैयार कर सके या जिससे अपन नया पौधा तैयार करते हैं वो बीज कहलाता है। बायोलॉजी में क्या है, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। अब एक नाम आया कि पौधे का कोई सा भी भाग जो नया पौधा तैयार कर सकता है। आपने देखा होगा कुछ अपने ऑर्गन्स में, या जब अपन सेल बायो पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको अगर अपन तोड़ दे तो वो नई सेल बनाने की या नया जीव बनाने की, जैसे अमीबा हो गया और भी चीजें हो गई, ताकत रखती है। तो इस क्षमता को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं बेटा। टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी क्या होती है, जैसे मेरी अंगुली है, आपने काट दी, वीर भैया की अंगुली काट दी, कुछ दिन बाद इसको कंडीशन एनवायरमेंट में रखा, कंट्रोल कंडीशन में, और इस अंगुली से एक और वीर बन गया, एक और मेरे जैसा का जैसा टीचर बन गया, तो उसको, उस क्षमता को क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर, ये टोटी पोटेंसी शब्द ऐसे याद आ गया कि मैंने बताया बीज, सीड, सीड की दो डेफिनेशन बता दी। अब सीड की डेफिनेशन तो पता चल गई भाई, अब पढ़ेंगे अच्छे बीज के गुण, करेक्टर्स ऑफ गुड सीड, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि उस बीज की आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी अच्छी हो, उसकी फिजिकल, भौतिक शुद्धता अच्छी हो। अब भौतिक शुद्धता क्या होती है, जो आंखों से देख सके, तो उसमें एक चीज आएगी डोकेज। क्या आएगा बेटा, डोकेज। डोकेज किसे कहते हैं, आंखों से देखी जाने वाली अशुद्धि डोकेज कहलाती है। ये कोई सीड का पैकेट है, सपोज दैट मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये बोतल है, ये सीड का पैकेट है। इस बोतल के अंदर एक मेरे को कंकड़ दिख रहा है, कंकड़ दिख रहा है, कंकड़ मतलब कांकरा, कांकरा मेरे को दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, डोकेज हो गया। आंखों से दिखाई देने वाली अशुद्धि डोकेज कहलाती है। पर इस पानी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स है, वो हो गई इसकी आनुवंशिक, वो देखी नहीं जा सकती, उसके लिए इसको पीना पड़ेगा, मतलब बीज को उगाना पड़ेगा। तो बीज में दो प्रकार की प्योरिटीज होती है, भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन परसेंटेज पढ़ेंगे, मिनिमम 75% अबव होना चाहिए, 75% से अधिक होना चाहिए। सबसे कम अंकुरण प्रतिशतता किसका है, अंकुरण प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अंकुरण प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि मूंगफली की अंकुरण प्रतिशतता है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आप देखना, ठीक है। फिर अंकुरण प्रतिशतता के अलावा आता है इसमें रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पढ़ ली। फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड, जिसमें आपने पढ़ा होगा मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज और पंजीकृत बीज। इनमें अपन पढ़ेंगे मूल केंद्रक पे, केंद्र, मूल केंद्रक जो बीज होता है उस पे कौन सा टैग होता है, कौन से रंग का टैग होता है। आधार बीज पे सफ़ेद रंग का टैग होता है। प्रमाणित बीज पे और पंजीकृत बीज पे कौन सा टैग होता है, किसान को कौन सा बीज दिया जाता है, टैग का आकार क्या होता है, टैग पे क्या लिखा होता है, टैग की क्या पहचान होती है। ये पढ़ लिए बीज। चलो मैंने टिलेज कर दिया, टिलेज के बारे में सारा पढ़ लिया, मैंने बीज भी लगा दिया। अब बीज के बाद में होगा बेटा क्या, इसमें अंकुरण, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन या अंकुरण होता है वो दो प्रकार का होता है, अधोभूमिक या ऊपरी भूमिक, हाइपोजियल या इपीजियल। तो मैं ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अभी पढ़ाने बैठूंगा तो लंबा चला जाएगा। हाइपोजियल और इपीजियल के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, हाइपोजियल और इपीजियल अंकुरण पढ़ लेंगे, अधोभूमिक, ऊपरी भूमिक, इनके उदाहरण देख लेंगे। सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी फसल में अधोभूमिक अंकुरण नहीं होता है, बेटा सीधा सा टिक करना है, मैं बहुत अच्छे से। अंकुरण हो गया, अंकुरण के बाद में अपन क्या चाहिए इसको, अब खेत को सही कर दिए थे, बीज अच्छा ले आए थे और अंकुरण इसमें हो गया। अब इसको चाहिए क्या, पोषक तत्व। पढ़ेंगे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। 17 पोषक तत्व होते हैं, पहले 16 थे, फिर 17वां पोषक तत्व किसको खोजा गया, निकल को खोजा गया। किसने खोजा, ब्राउन वैज्ञानिक ने खोजा। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत की 3 कसौटी होती है, किसने दी, आर्नोन और स्टाउट ने दी। किसने दी, आर्नोन, आर्नॉन व स्ट्राउट, दो वैज्ञानिक थे, स्ट्राउट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलके पोषक तत्व को खोजा। क्या कहा कि जिस पोषक तत्व की कमी है उसी से पूर्ति होगी। वह पोषक तत्व, पहली तो ये बोला कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी। किसने कहा, आर्नोन और स्ट्राउट ने 1954 में कहा ये, ठीक है। और 17 होते हैं, पहले 16 थे, 17वां निकल है जो ब्राउन ने खोजा था ना। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि ये पोषक तत्व उस पौधे की मेटाबॉलिक क्रियाओं में या उसकी जो पाचन क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं, उनमें क्या होंगे, निहित होंगे, निहित होंगे। और थर्ड उन्होंने क्या टर्म दी कि बेटा इन पोषक तत्वों की कमी से पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। इनको क्या कहते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं अपन, क्या कहेंगे, आवश्यक पोषक तत्व। ये 17 हो गए। अब 17 में फिर इनको 3 भागों में बांटा, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी। प्राथमिक पोषक तत्व हो गया अपना NPK,
फिर आता है द्वितीयक सेकेंडरी, द्वितीयक पोषक तत्व जो थोड़े और ये 100 ppm से अधिक जरूरत होती है, द्वितीय ये जो 100 ppm से कम जरूरत होती है, CaMgS। फिर उसके बाद में जितने भी बच गए वो हो गए तृतीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि आपके जो सारे बच रहे हैं ना छोटे मोटे, वो किस में आ गए, तृतीयक पोषक तत्व में आ गए। ये तो हो गया इनका मात्रा के आधार पे क्लासिफिकेशन। जब अपन पोषक तत्वों का दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे चलन, गति के आधार पे, चलनशील, अचलन, जैसे कैल्शियम और बोरोन, ठीक है। और अब फिर पढ़ेंगे मध्यम गतिशील, अधिक गतिशील, कम गतिशील, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको पौधे को बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चरल पोषक तत्व कहलाते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल पोषक तत्व कौन से हैं, ठीक है। वो लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से, वो सारे पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को किस रूप में ले रहा है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, पोषक तत्व लेने के लिए बेटा मेरे को क्या देना होगा इसमें। हाँ, ये मैं पढ़ा रहा था, पोषक तत्व दे रहा हूँ मैं इसको, तो पोषक तत्व दे रहा हूँ, पौधा उग गया तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, पोषक तत्व देने के लिए उर्वरक चाहिए होंगे। क्या कहेंगे, उर्वरक चाहिए होंगे। तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा, फर्टिलाइजर पढ़ूंगा। क्या बेटूंगा मेरे बेटा, इसके बाद में मैं पढ़ूंगा टिलेज हो गया, सीड हो गया, इसके बाद में क्या पढ़ूंगा मैं, न्यूट्रिएंट्स पढ़ूंगा। अरे यार ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, टिलेज हो गया, सीड हो गया, इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स हो गया, मतलब पोषक तत्व हो गया। पोषक तत्व में अपन इनके किस रूप में लेते हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तब रोग हो गया कमी से, अधिकता से, तो फिर मैं पढ़ूंगा इनको पूर्ति कैसे करूँ, उर्वरकों से, उर्वरकों से। तो इसमें मैं पढ़ूंगा खाद और उर्वरक। मैन्यूर्स, खाद क्या होती है जो केमिकल फ्री होती है, अपने गाँव में बनती है। उर्वरक क्या होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, जो केमिकल प्रोसेस से कल कारखानों में बनते हैं, वो उर्वरक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो अधिक होती है, बता इनका बॉडी मास जो होता है वो कम होता है। खादों में क्या होता है, इनका मास ज़्यादा होता है, इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है। जैसे गोबर की खाद, FIM, मुर्गी की खाद, वो खादें कहलाती है आपकी। और उर्वरक में DAP, यूरिया, वुड यूरिया, इनमें आते हैं। उर्वरकों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। और इस टॉपिक में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये जबान दे रहा हूँ। नैनलाल जी सर की क्लास है, डेमो क्लास में जाके देख लेना, है ना, भरोसा कर सकते हो तो डेमो क्लास में देख लेना। उर्वरक या खादों का, फिर खाद पढ़ लिया। अब बेटा मेरे को ये बताओ, ये पौधा था, मैंने जमीन को बहुत अच्छी कर दी टिलेज पढ़ के, सीड पढ़ के, मैंने गुड सीड के करेक्टर्स पढ़ के अच्छा से अच्छा सीड लिया, जर्मिनेशन अच्छा करवा दिया मैंने। जर्मिनेशन के बाद में इसमें पोषक न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई, सारे न्यूट्रिएंट्स मैंने बहुत अच्छे से दे दिए। न्यूट्रिएंट्स देने के लिए मेरे को मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरकों का इतना नॉलेज हो गया कि मैंने बहुत अच्छे से दे दिए। अब इसको क्या चाहिए होगी, सिंचाई। क्या चाहिए होगी बेटा, सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई या इरिगेशन, सिंचाई किसे कहूंगा मैं, बताओ सिंचाई किसे कहूंगा। सिंचाई कहते हैं पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे बच्चा, सिंचाई कहलाती है। मैं सिंचाई कर लेता हूँ थोड़ी देर। अभी मैं खड़ा हूँ, ऊपर से बारिश आई, मैंने मुंह खोला, एक पानी की बूंद गिर गई, वो क्या कहलाएगा, सिंचाई नहीं कहलाएगा। मेरे को प्यास लगी, मतलब पौधे को पानी चाहिए, और मैं पाइप लगा के बोरिंग के से या कहीं से भी पानी दे रहा हूँ, उसको सिंचाई कहलाएंगे। आर्टिफिशियली रूप से पौधे की जो वाटर वो है डिमांड है उसको पूरी करते हैं, उसको सिंचाई कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गए 44 मिनट, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं आप, यहीं से अनुमान लगा लो, किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सही से नहीं दिखेगा, इस फोन में देखो, आ गया, हाँ इसमें दिख जाएगा। 1 बज के 44 मिनट हो रहे हैं रात के, ठीक है। ऊपर देख सकते हो संडे 3 अगस्त। तो भाई सुबह के 2 बजे दुनिया सो रही है, हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप देख लो, आपको भी करनी पड़ेगी। सिंचाई हो गई। सिंचाई की परिभाषा मैंने बताई, सिंचाई 2 प्रकार की होती है, सतही सिंचाई, सरफेस, और अधोसतही या अंदर की सिंचाई। सतही में अपन पढ़ेंगे नई विधियां और पुरानी विधियां। इसमें अपन क्यारी विधि पढ़ेंगे, चेक बेसिन, फ्लूड विधि पढ़ेंगे, फंवारा विधि पढ़ेंगे, ड्रिप विधि पढ़ेंगे। फंवारा विधि कहाँ से आई,
इजराइल से आई ड्रिप विधि, इजराइल से आई कौन लाया, सिमचा ब्लास्ट लाया। फव्वारा विधि में प्रेशर कितना रखते हैं, पाइप की लंबाई कितनी रखते हैं, फव्वारा विधि के अंदर जो लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या हैं, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा हवाएं आ रही तो यूजफुल नहीं है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ड्रिप विधि पढ़ेंगे, फव्वारा विधि का हृदय किसे कहते हैं, नोजल को कहते हैं। ड्रिप विधि का हृदय किसे कहते हैं, ई मीटर्स को कहते हैं। ड्रिप विधि में एक ई मीटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी निकलता है। ई मीटर जाम हो जाए तो कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, कौन सी पाइप यूज़ करते हैं, छेद कितने एमएम का होता है, कहाँ से आई है, वो क्या लाभ है, क्या हानियाँ, किन फसलों में यूज़फुल है, वो सारा सिंचाई का हो गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये पौधा था, इसको अच्छी जगह उगने के लिए मिल गई, अच्छे इसके माता पिता बीज मिल गया, अच्छा इसके बेगार मैंने कर दी, न्यूट्रिएंट्स उर्वरक फर्टिलाइजर्स दे दिए, फिर उसको पानी भी दे दिया, सारी चीज़ इसकी फेवरेबल हो गई, तो मेरे बच्चा इसमें कोई फसल ही फसल तो उगेगी नहीं, इसमें क्या उगेगा, इनका बाप कौन, खरपतवार। और इसकी परिभाषा जेंथ्रोटोल भाई साहब क्या दे के गए थे कि ऐसे पौधे जहाँ जिनकी जरूरत नहीं है पर उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, अननेसेसरी प्लांट्स। और क्या करते हैं, लाभ की तुलना में हानि करते हैं। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जमीन थी, इस पे मैंने बीज लगाया और सारी चीज़ें बहुत फेवरेबल दे दी, तो जरूरी है क्या ये पौधा ही पौधा उगेगा, इसमें खरपतवार भी तो उगेंगे, अपवाद भी तो उगेंगे, उनको खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, चौरी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, रबी के खरपतवार, खरीफ के खरपतवार, नकलची खरपतवार, हूबहू खरपतवार, वो सारे सिमिलर वगैरह, वो खरपतवार पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, खरपतवार पढ़ लिए तो फिर पढ़ेंगे खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी, हर्बिसाइड। देखो जिनके पीछे साइड लग जाता है, साइड का मतलब होता है नाश करना, मारने वाले। जैसे मैं कह रहा हूँ फंजीसाइड, फंजीसाइड, फंजाई का मतलब होता है कवक, साइड मतलब कवक को मारने वाले। बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियो मतलब होता है जीवाणु, और साइड मतलब उसको मारने वाले, बैक्टीरियोसाइड। जैसे जैसे मैंने बताया फंजीसाइड, सॉरी, वीडीसाइड या हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, हर्ब यानी शाख, शाख का मतलब हरे पौधे, और हर्बिसाइड मतलब उनको मारने वाले, हर्बिसाइड। वीडीसाइड, वीड का मतलब खरपतवार, साइड मतलब उनको मारने वाले, वीडीसाइड। तो अपन इसमें खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, चयनात्मक खरपतवारनाशी कौन से हैं, अचयनात्मक कौन से हैं, सबको मारने वाले कौन से हैं, सिस्टमेटिक कौन से हैं, कॉन्टैक्ट कौन से हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो खरपतवार पढ़ लिए, खरपतवार पढ़ लिए, खरपतवारों के बारे में, खरपतवारनाशी पढ़ गई, इनको मार दिया खरपतवारों को। अब क्या होगा, पौधा बड़ा हो जाएगा अपना। तो इसमें जो इंट्राकल्चर ऑपरेशंस है, अंतःशस्य क्रियाएं, अंतःशस्य क्रियाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अंतःशस्य क्रियाओं के बारे में पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इस पौधे में इतना बड़ा हो गया तो क्या आएंगे, रोग और कीट आएंगे। क्या आएंगे, रोग और कीट। डिजीज एंड इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें होने वाले जो मुख्य मुख्य रोग है, उन रोगों के नाम, उन रोगों के होने वाले रोग कारक। रोग कारक मतलब पैथोजन, ये तो मेरा सब्जेक्ट आ गया पैथोलॉजी, इसको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। रोग कारक, रोग कारक क्या होता है, जो रोग को फैलाता है। फिर आता है एक वाहक, वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है, इस रोग को फैलाने वाले आदमी को जो बिठा के लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट या कंट्रोल। ठीक है, वो पढ़ लिया, रोग का कंट्रोल हो गया। उसके बाद में पढ़ेंगे इसकी उपज, क्या पढ़ेंगे, इल्ड और हार्वेस्टिंग, कटाई। कटाई और हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्रोनॉमी खत्म हो गई। और मैंने एग्रोनॉमी की परिभाषा ही आपको क्या बताई थी मेरे बेटा, एग्रोनॉमी की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि मृदा का प्रबंधन। तो मैंने मृदा का प्रबंधन किया, ये जो सारे खाद, उर्वरक, टिलेज, सिंचाई, वो सारे किस में आते हैं, फील्ड में आते हैं, फील्ड मैनेजमेंट में आते हैं। एग्रोनॉमी का दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, पहला है फील्ड मैनेजमेंट और दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन। जो पहला ही शब्द है उसमें ये सारी चीजें आती है, सेकंड शब्द में आती है आपकी फसल की कटाई उपाई, ये। तो ये हो गया एग्रोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट, मतलब बेसिक्स। अब एग्रोनॉमी में जो क्रॉप्स हैं, मैंने ये चीज़ तो बता दी आपको कि एग्रोनॉमी में क्रॉप्स की उगाते हैं, मृदा का प्रबंधन करते हुए क्रॉप्स उगाते हैं। पर क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो इसमें आती है आपकी अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, पल्सेज, तिलहनी फसलें, और कौन सी आएगी आपकी, नकदी फसलें, ये सारी फसलें। और यही वही हॉर्टिकल्चर की सेम बात, इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, इनका बोटनिकल नेम पढ़ेंगे। जैसे गेहूं हो गया आपका टिटिकम एस्टिवम, इनकी फैमिली पढ़ेंगे, ग्रेमिनी। इनका ओरिजिन पढ़ेंगे, इनके क्रोमोसोम नंबर पढ़ेंगे, गुणसूत्र इनका पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है। फिर पढ़ेंगे इनके लिए सूटेबल सोइल, मृदाएं, इनके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, जलोई, बलुई, दोमट कौन सी है। फिर बाद में पढ़ेंगे इनकी किस्में, गेहूं की उपयुक्त किस्में कौन सी है। सारी फसलों की किस्में पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इनके रोग,
रोगों के बाद में अपन पढ़ेंगे इनका कंट्रोल, और उसके बाद में पढ़ेंगे इनकी कटाई, और इसके बाद में पढ़ेंगे इनकी उपज या इल्ड। और ये हो गया आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 60 क्वेश्चन का मैटर। 20 क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। क्या क्या आ गई आपके, एक खेत के प्रबंधन से लेके ट्रैक्टर से लेके जब तक उसका उत्पादन नहीं हुआ फसल का, वो सारी चीज़ें एग्रोनॉमी में आती है। थोड़ा लेंथी सिलेबस नैनलाल जी आपको करवाएंगे। उसके बाद में अपन ने देखा एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की 4 ब्रांचें थी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीएचटी। चारों ब्रांचों के बारे में मैंने बताया, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें पीएचटी में आपके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, वो भी हम पढ़ लेंगे। सॉस, जैम, जेली, केचप, अचार, मुरब्बा, प्रिजर्वेशन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें बेटा। उसके बाद आती है आपके एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में अपने पालतू पशु जो है उनका मैनेजमेंट करता है। एक छोटे सा बच्चा लेके आ रहे हैं, उसको लाएंगे, तो उसको चयन करने की विधि से लेके जब तक उसके दूसरा बच्चा हो जाएगा, उसके बीच में उसका रख रखाव, उसका रहना खाना, रोग, उसका ग्रूमिंग करना, उसका ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपके एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगी। और एनिमल हस्बेंड्री में से 20 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर में से 20 और एग्रोनॉमी में से 20। तो ये 60 क्वेश्चन का मैटर था, जो इस मून स्टार बेच के सफ़र में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ रहोगे और हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। और एक बार दिमाग में जो 12वीं पास है, चाहे से बीएससी एग्रीकल्चर है चाहे एमएससी एग्रीकल्चर है, जिसने बेच बना लेने की फिराक में है, सोच रखा है, तो उसके दिमाग में पूरा A to Z सिलेबस मैंने घुमा दिया है। अब आपके ऊपर है बेटा, आप भरोसा करो या नहीं करो, हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारा फर्स्ट चांस है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और वीर विकास गुजर का फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी गलत नहीं जाएगा, कमज़ोर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। इसको तो मैं हटा देता हूँ, कहाँ से हटेगा ये, और एक और आ गया, यहाँ से हटेगा, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं अपन। हट गया, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का पार्ट था सारा, जो मैं और मेरा गुरु डॉक्टर नहन लाल जी हम दोनों करवाने वाले हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं कह रहा हूँ यार, किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी चले जाना, हमारे जितनी मेहनत वो कर रहे होंगे ना, तो हमारे जिस वे में हम मेहनत कर रहे हैं उस वे में नहीं कर रहे होंगे। हमने जो कंटेंट तैयार किया ना एग्रीकल्चर की, आप मानोगे नहीं, मैंने और नहनलाल जी ने जो पीडीएफ तैयार की थी ना जेट की, अब की बार के सिर्फ एग्रीकल्चर के जो नोट्स तैयार किए थे 260 पेज के हमने, उसमें से आने तो 40 क्वेश्चन चाहिए, पर 62 क्वेश्चन मिले हैं केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कॉमन हुए, 62 क्वेश्चन मिले हैं उसमें से। तो हम एग्रीकल्चर जेट यूटी के लिए भी बेच लाएंगे, इतना दमदार कि आप सोच नहीं पाओगे। बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शनों की लाइन लगा देंगे, तैयारी होगी जीत की, बात होगी जीत की और क्वालिटी की। खूब दिन हो गया इधर उधर बातें करते हैं, आपको भी तो अच्छे से पढ़ो। ये क्लास यहाँ तक देखी है, अगर यूट्यूब पे देखी है या ऐप पे देखी है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप कोर्स परचेज कीजिए। पूरी जर्नी में मैं जैसे आज हूँ, इसी एनर्जी और इसी पॉजिटिवनेस और इसी वे में स्टाइल पढ़ाने के, इसी अंदाज में आपके साथ रहूँगा। थैंक यू सो मच हम पे भरोसा करने के लिए, हमारे को देखने के लिए। और जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहा हो चाहे एप्लीकेशन पे, इतने लंबे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ आपको सद्बुद्धि दे, और इसी भर्ती में आपको सुपरवाइजर बना दे। बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एड कोर्स में, ठीक है।